जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11 के रसायन शास्त्र विषय के अध्याय 7 के अंतर्गत रासायनिक साम्य के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, साम्यावस्था भौतिक प्रक्रमों और रासायनिक अभिक्रियाओं दोनों में स्थापित हो सकती है। जब हम स्थिर ताप पर एक बंद पात्र में अभिक्रियाओं में क्रिया करा के उत्पाद बनाते हैं तो अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होने लगती है और उत्पादकों की सांद्रता बढ़ने लगती है, किंतु कुछ समय पश्चात न तो अभिकारकों के सांद्रण और न ही उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में गतिक साम्य स्थापित हो जाता है तथा अग्र, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड, एवं प्रतीप अर्थात बैकवर्ड अभिक्रियाओं की दर समान हो जाती है। अर्थात जिस गति से अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं उसी गति से उत्पाद अभिकारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था में अभिक्रिया मिश्रण में विभिन्न घटकों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे हम उदाहरण के लिए समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O जो लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ हम रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाएंगे। यहाँ दो अर्ध तीर जो इस बात को दर्शाते हैं कि प्रक्रियाएं दोनों दिशाओं में साथ साथ होती हैं। H2O लिक्विड फॉर्म में है तो H2O कन्वर्ट इनटू द गैसी फॉर्म, अर्थात वो वाष्पीकृत हो गया। तो यह H2O लिक्विड से गैसी फॉर्म में आना यह भौतिक साम्य कहलाता है। दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो NH4Cl में अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें प्राप्त होती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ दो अर्ध तीर इस बात को दर्शाते हैं कि प्रक्रियाएं दोनों ओर या दोनों दिशाओं में समान रूप से हो रही हैं। अब रासायनिक प्रक्रमों में साम्य का हम अध्ययन करेंगे। वह साम्यावस्था जो रासायनिक परिवर्तनों या प्रक्रमों में स्थापित होती है, रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार से संपन्न होती हैं: अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एवं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। जब कोई क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है लेकिन उत्पाद पुनः क्रियाकारकों में परिवर्तित नहीं हो पाता। बच्चों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। NaCl प्लस AgNO3 यह देता है NaNO3 प्लस AgCl, यह पुनः परिवर्तित नहीं होता। इसी प्रकार से BaCl2 प्लस H2SO4 यह हमें देता है BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl। समीकरण नंबर 3 ट्वाइस H2O जो हमें टूटकर देता है ट्वाइस H2 प्लस O2। इसी प्रकार से Zn प्लस H2SO4 यह हमें देगा ZnSO4 प्लस H2 और ट्वाइस KClO3, तो ट्वाइस KClO3 डिकम्पोज होकर हमें ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2 देता है। तो ये समस्त अभिक्रियाएं लगातार फॉरवर्ड दिशा में ही चलती
हैं। अब बच्चों हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में समझते हैं। जब कोई क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है एवं यही बना हुआ उत्पाद पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जिसे हम अब बोर्ड पर समझते हैं, H2 + I2 यह हमें देता है 2HI। यहाँ ये दोनों जो अर्धतीर हैं इससे हम समझ सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में भी अग्रसर है और बैकवर्ड दिशा में भी अग्रसर है। उसी प्रकार PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यह हमें PCl3 + Cl2 देता है। यहाँ N2 + thrice H2 जो हमें देता है 2 NH3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो डिकम्पोज होकर हमें CaO + CO2 गैस के रूप में प्राप्त होती है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यह डिकम्पोज होकर हमें अमोनिया NH3 + हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl देता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं जो पुनः अपने अभिकारकों में परिवर्तित भी होने लगती हैं। बच्चों जब किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बंद पात्र में किया जाता है तब फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग तीव्र होता है। कुछ समय के पश्चात जब ये फॉरवर्ड अभिक्रियाओं का वेग बढ़ने लगता है अर्थात यहाँ पर उत्पाद का निर्माण होने लगता है। इसके पश्चात पश्च अभिक्रिया का वेग में वृद्धि होने लगती है। तो जब पश्च अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसके वेग में वृद्धि होती है, तो एक स्थिति ऐसी निरूपित होती है कि वह साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाता है। यह दोनों के वेग यहाँ पर बराबर हो जाते हैं। इसलिए जब हम इसे ग्राफिक रूप से देखें तो हमने यहाँ पे समय लिखा है और यहाँ दर लिखा है, तो इस आधार पर हम इस साम्यावस्था को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रासायनिक साम्य किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की क्रियाकारक और क्रियाफल की वह अवस्था है जहां पर सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक साम्यावस्था की विशेषताएं, साम्यावस्था पर अग्रगामी अर्थात फॉरवर्ड और प्रतीप अर्थात बैकवर्ड अभिक्रियाओं का वेग समान होता है। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज बिकम इक्वल। अभिकारकों व क्रियाफलों के वेग की अपेक्षित मात्राएं साम्य मिश्रण में स्थिर रहती हैं। क्रियाकारकों और उत्पादकों की साम्य सांद्रताएं बदल जाती हैं। साम्य अवस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं बल्कि अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं समान वेग से निरंतर होती रहती हैं। रासायनिक साम्य दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है समांग साम्यावस्था, जिसे हम होमोलॉगस इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ अभिकारक और उत्पाद सभी एक समान प्रावस्था में होते हैं, अर्थात जो अभिकारक हैं और उनसे बने हुए उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं। जैसे N2 + thrice H2 यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के रूप में है, thrice H2 गैस के रूप में है। यह हमें अमोनिया 2 NH3 प्राप्त होता है या देता है, तो यह भी गैस के रूप में है। इसी प्रकार से
कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम पानी से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 ये दोनों गैस के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक प्रावस्था एक समान होती है, जिसे हम बोर्ड पर समझाएंगे। तो यह है N2 जो गैसीय नाइट्रोजन गैसीय रूप में है, प्लस H2 गैसीय अवस्था में है। इनसे बना ट्वाइस NH3 यह भी गैसीय अवस्था में है। यह समांगी अवस्थाएं कहला रही हैं क्योंकि यहाँ अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की अवस्थाएं गैसीय हैं। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसीय स्वरूप में है, प्लस H2O वाष्पीकृत अवस्था में है। यह अभिक्रिया जब कार्बन मोनोऑक्साइड से करेगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 जो दोनों उत्पाद प्राप्त हुए यह भी गैसीय अवस्था में ही प्राप्त होंगे। अब हम विषमांग साम्यावस्था, जिसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ अभिकारकों से बनने वाले उत्पाद की प्रावस्था का अलग होना या अभिकारकों की प्रावस्था का अलग होना एवं उत्पाद की प्रावस्था का अलग होना, यह विषमांग साम्यावस्था कहलाती है, जिसे हम अब बोर्ड पर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। CaCO3 जो सॉलिड होता है, यह अपघटन के पश्चात हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है प्राप्त होता है या देता है, प्लस CO2 जो गैसीय प्रावस्था में हमें प्राप्त होती है, जो डिसोसिएट होकर कैल्शियम ऑक्साइड जो उत्पाद देता है वह ठोस प्लस गैसीय प्रावस्था में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कार्बन सॉलिड है, ये पानी से जब यहाँ पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय प्रावस्था में प्लस हाइड्रोजन भी गैसीय प्रावस्था में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अभिकारक जो हैं इसमें कार्बन सॉलिड है, H2O लिक्विड है, बाकी जो दोनों उत्पाद बने वह हमें गैसीय प्रावस्था में प्राप्त हुए। अब हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम की चर्चा करेंगे। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, और यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हों तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए अभिक्रिया में अगर हमने अभिकारक A को लिया तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें A2 माना कि C उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो अग्र अभिक्रिया के लिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे RF, ये RF बिलोंग्स टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये समानुपाती है, इसे हम कोष्टक में लिखेंगे इस प्रकार A, और उसी प्रकार से प्रतीप अभिक्रिया के लिए B बिलोंग्स टू द बैकवर्ड, समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और यहां कोष्टक में हम लिखेंगे C। अब यदि अगली अभिक्रिया के लिए हम देखें, यहां पर अभिकारक है A प्लस
बी जो हमें देते हैं C प्लस डी। तो इनके लिए जब हम लिखेंगे तो RF ये समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, अंडर ब्रैकेट A फिर अंडर ब्रैकेट B। इसी प्रकार से उत्पाद के लिए जब हम अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे तो R B ये RB होगा और दिस विल बी प्रोपोर्शनेट या समानुपाती होगा C D के। तो बच्चों यह था द्रव्य अनुपाती के नियम के बारे में हमारा विस्तृत वर्णन। बच्चों अब हम साम्य स्थिरांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के साम्य पर किया जा सकता है। स्थिर ताप पर निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करते हैं। यहाँ n1 A प्लस n2 B ये हमें M1C प्लस M2 D उत्पाद के रूप में देता है। माना साम्यावस्था पर A B C D की मोलर सांद्रताएं सक्रिय द्रव्यमान की मोलर सांद्रताएं अर्थात सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः अंडर ब्रैकेट कोष्टक में लिखेंगे A, कोष्टक में लिखेंगे B, कोष्टक में लिखेंगे C, कोष्टक में लिखेंगे D है। तब द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार A और B के संयोग करने की दर समानुपाती होगी। अंडर ब्रैकेट A इसकी घात होगी n1 मल्टीप्लाई बाय B जिसका पावर के रूप में n2 या अग्र अभिक्रियाओं की दर RF यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाकर हमने KF लिया, इसलिए RF इज इक्वल टू KF अंडर ब्रैकेट A n1 इंटू B अंडर ब्रैकेट n2 जो इसकी पावर के रूप में हमने प्रदर्शित करी है, जहां KF अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक है। इसी प्रकार C व D के संयोग करने की दर समानुपाती होगी। अंडर ब्रैकेट C इसकी घात m1 इंटू अंडर ब्रैकेट D इसकी घात m2। तो प्रतीप अभिक्रिया की दर बैकवर्ड रिएक्शन है ये RB इज इक्वल टू KB, फिर वही अंडर ब्रैकेट m1 इंटू अंडर ब्रैकेट D m2, जहां KB प्रतीप अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, किंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उसकी साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग दैट्स इज इक्वल टू प्रतीप अभिक्रिया का वेग। तो अग्र अभिक्रिया जो हमारी है वह है KF अंडर ब्रैकेट A n1 इंटू B अंडर ब्रैकेट n2 दैट्स इज इक्वल टू KB अंडर ब्रैकेट C m1 इंटू D अंडर ब्रैकेट m2। यहाँ पर KF अपान KB जब करेंगे तो हमारी समीकरण का स्वरूप इस प्रकार होगा, अंडर ब्रैकेट C m1 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट D m2 अपॉन अंडर ब्रैकेट A n1 इंटू अंडर ब्रैकेट B n2 दैट्स इज इक्वल टू KC। यह साम्य स्थिरांक है। तो KC इज इक्वल टू
हमारा यह होगा अंडर ब्रैकेट सी m1 इंटू अंडर ब्रैकेट डी m2 अपॉन अंडर ब्रैकेट ए n1 इंटू अंडर ब्रैकेट बी n2। तो बच्चों यहां पर kb और kf स्थिरांक हैं जिनका अनुपात हमें kc के रूप में प्राप्त हुआ, जो कि साम्य स्थिरांक है। बच्चों ली-शेटलियर का सिद्धांत, यदि किसी निकाय की साम्यावस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले किसी कारक जैसे ताप, दाब व सांद्रता या सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्यावस्था उस दिशा में शिफ्ट होती है जहां कारक में परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। यह नियम भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की साम्यावस्थाओं पर लागू होता है। अर्थात ली-शेटलियर सिद्धांत के अनुसार ताप, दाब, सांद्रता आदि कारकों में से किसी एक कारक में परिवर्तन से साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जो परिवर्तन के प्रभाव को कम कर दे अथवा तो निरस्त कर सके। अब साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में है सांद्रता, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन होगा तो साम्यावस्था में परिवर्तन अवश्य है। इसी प्रकार से ताप, दाब, आयतन, इनमें अगर परिवर्तन होगा तो साम्यावस्था की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। तो बच्चों आज इस अध्याय में हमने साम्यावस्था के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करी और उसी के साथ साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, समांग एवं विषमांग साम्यावस्था, द्रव्यानुपाती का नियम और साम्य स्थिरांक के बारे में हमने जाना और अंत में ली-शेटलियर का नियम के साथ साथ हमने साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करी। हमारे स्वाभाविक प्रश्न जो यहाँ पर बनते हैं वे कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, साम्यावस्था से क्या समझते हो? भौतिक एवं रासायनिक साम्य का एक उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 3, साम्य स्थिरांक की परिभाषा दीजिए। सक्रिय द्रव्यमान से क्या समझते हो? पांचवा प्रश्न, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए एवं ली-शेटलियर का नियम लिखिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लिख लिख कर याद करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, इससे विश्वास जागृत होगा। क्योंकि जब हम अपना लिखते हैं तो लिखकर अगर स्वयं देखें तो हमें एक कॉन्फिडेंस अलग प्रकार का आता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।